आज फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, रेस्ट एंड मोशन। ये आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, और यही से फिजिक्स का स्टार्टिंग होता है। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स ये आपका बैंक बैलेंस है, बाद में खर्च करने वाला वही कैपेसिटी आपको देता है। ठीक वैसे ही यूनिट्स एंड डायमेंशन और वेक्टर्स आपका बैंक बैलेंस है, और आगे का फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सपोर्ट करता है। तो यहीं से हमारा फिजिक्स का स्टार्ट होता है, मान के चलो। तो आ जाओ, हमारा न्यू चैप्टर है आज, और उस चैप्टर का नाम क्या है? रेस्ट एंड मोशन। न्यू चैप्टर हुआ हमारा, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कुछ टर्म जो आप पीछे से आपको बेसिक्स में पढ़ाया गया, उस सब चीजों को देखो। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाला ओरिजिन हो गया या एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। यहां पर सपोज पी एक पॉइंट है, और इस पी पॉइंट का पोजीशन निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग? ओ से पी को एक एरो से डाल देते हैं, जो वेक्टर में आपको बताया गया था, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर? यानी इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कौन सा है? तो यह R1 वेक्टर हो गया। माना यह R1 वेक्टर हो गया। अब मान लो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे हम, तो ये क्या देगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमें x कोऑर्डिनेट देगा। और अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये हमें क्या देगा? ये वाला y कोऑर्डिनेट का वैल्यू देगा। ये हमें x कोऑर्डिनेट और ये हमें y कोऑर्डिनेट देगा। अब यहां समझो, अगर कोई पार्टिकल टाइम 0 पर यहीं पर है, पी पॉइंट पर है, और अगर यहां खड़ा रहता है, रेस्ट में रहता है, तो माना टी इज टी टाइम तक यह खड़ा ही है, वहीं पर है। तो तुम बताओ, इस 0 से टाइम टी तक यह पार्टिकल अगर अपना पोजीशन नहीं बदला, तो क्या क्या नहीं बदला? पोजीशन वेक्टर नहीं बदला, उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तब ना एक्स और वाई का मान बदलेगा। तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसका टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो अपने पोजीशन को नहीं बदल। जैसे हम यहाँ खड़ा है, तो हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे उस वॉल से अगर हम 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो उस वॉल से अगर 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहीं पर अगर हम रेस्ट में है, तो पक्का 15 मीटर और 10 मीटर बना रहेगा। लेकिन ऐसे अगर चल देंगे, तो पक्का इससे डिस्टेंस चेंज हो गया, उससे डिस्टेंस चेंज हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन वेक्टर नहीं बदला, यानी पोजीशन नहीं बदला, जबकि टाइम बदल रहा है, तो वह पार्टिकल रेस्ट में कहलाएगा। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो गया? कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वह पार्टिकल रेस्ट में कहलाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन वेक्टर को चेंज नहीं करता है, तो रेस्ट में कहलाएगा। तीसरा क्या बना सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने कोऑर्डिनेट्स को नहीं बदल रहा है, तब भी वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। न कोऑर्डिनेट्स बदला, न पोजीशन वेक्टर बदला, न कोऑर्डिनेट्स बदला, न पोजीशन वेक्टर बदला, और ना ही क्या पोजीशन बदला। करेक्ट? पोजीशन वेक्टर नहीं बदला तो पोजीशन भी नहीं बदला। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अगर वो रेस्ट में है, तो टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर को भी चेंज नहीं करता है। अगर वो रेस्ट में है, तो टाइम के साथ कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज नहीं करता है। वही क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। करेक्ट? तो यहां पर हम लोगों को देखना है इसको। डेफिनेशन नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं। इफ अ पार्टिकल
डज नॉट change its time with rest, sorry, if a particle, बेटा रुक जाना साहब, if a particle does not change its position with respect to time, the particle is said to be at rest. Said to be at rest. अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वह पार्टिकल रेस्ट में होता है। सेकंड डेफिनेशन इसका क्या बनेगा, नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्या हो गया, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं बदलता है तब भी रेस्ट में होगा। तो सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2, इफ अ पार्टिकल does not change its position vector with respect to time, with respect to time, the particle is said to be at rest. The particle is said to be at rest. Full stop. Next, number 3, तीसरा नंबर डेफिनेशन क्या हो सकता है। यहां पर देखो, जब पार्टिकल यह रेस्ट में है तो अपना कोऑर्डिनेट्स भी नहीं बदलेगा, जहां है वहीं पर पड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स x तो x, y तो y, जितना अगर x 2 मीटर है तो 2 मीटर बना रहेगा जितना टाइम तक रेस्ट में रहेगा। तो पार्टिकल अगर रेस्ट में है, पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो अपने कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज नहीं करता है। टाइम के साथ टाइम चेंज होता जाएगा, कोऑर्डिनेट्स भी कभी चेंज नहीं करेगा। तो क्या बोलेंगे यहां, तीसरा नंबर डेफिनेशन लिखो तो, इफ अ पार्टिकल does not change its coordinates with respect to time, the particle is said to be at rest. तो हम उस पार्टिकल को रेस्ट में बोलते हैं। करेक्ट, क्लियर। यह 3 डेफिनेशंस के बाद चौथा एंट्री भी नहीं मार सकता है। तो आपको यह कंप्लीट लॉक कर दिया गया कि रेस्ट को देखने के कितने व्यूज हैं, इसको फील करना चाहिए। तो आप यहां फील कर रहे हैं जरूर कि अगर ये रेस्ट में है तो टाइम 0 यानी जहां से स्टार्ट हुआ
स्टार्टिंग से लेके टी टाइम तक, मानो टी 10 सेकेंड है, अगर 0 से 10 सेकेंड तक यानी 10 सेकेंड तक अगर पी पर है तो 10 सेकेंड तक ना अपना पोजीशन बदलेगा, ना पोजीशन वेक्टर बदलेगा, ना कोऑर्डिनेट्स बदलेगा। जितना टाइम तक वो रेस्ट में रहेगा उतना टाइम तक यह तीनों काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तभी वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब अगला फिगर देखो, मोशन। अब मोशन किसको बोलते हैं? अगला हेडिंग दे दो तो, मोशन। मोशन की हिंदी गति होती है। अब जैसे देखो यहां पर मान लो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस या एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम। मान लो कोई पार्टिकल स्टार्टिंग में पी पर है, तो स्टार्टिंग का अर्थ क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कैसे पहचानते हो? टाइम 0 वाला पॉइंट को। सपोज यह पॉइंट पी पर है तो इस समय इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ बेटा? तो ओ से पी जो एरो डालेंगे वह पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर पार्टिकल मोशन में है तो चलेगा। मान लो यह पार्टिकल क्या किया, यहां से ऐसे यह पार्टिकल यहां से चलने लगा, ऐसे ऐसे चलते हुए मान लो यहां पर पहुंच गया। किस पॉइंट पर पहुंच गया यह पार्टिकल? बी पॉइंट पर पहुंच गया। सपोज पी से चलकर क्यू पर पहुंच गया, बी भी लिख सकते हैं, यहां पे पहुंच गया। अब पार्टिकल अपना पोजीशन तो चेंज कर लिया, अब इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो गया? ओ से क्यू। माना यहां से यहां तक जब चला यानी मोशन में रहा तो टाइम चेंज होते होते अब यहां पर क्यू पॉइंट पर टाइम आ गया टी, या टी क्वेश्चन में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 100 सेकेंड कुछ भी दे सकता है, 1 आवर, 2 आवर कुछ भी हो सकता है। यानी टाइम चेंज होता, अगर ये पार्टिकल चल रहा है तो क्या क्या चेंज हो रहा है? फिल करो। कोऑर्डिनेट्स बदलता चला जा रहा है, इसका पोजीशन बदलता चला गया, पोजीशन वेक्टर भी बदल गया। तो अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह पार्टिकल रेस्ट में कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, रेस्ट में कहलाएगा। कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, मोशन में कहलाएगा, मोशन। अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है तो मोशन में कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर बदल दिया तो मोशन में कहलाएगा। यानी पार्टिकल में यहां पर अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, बताओ तो एक डिस्प्लेसमेंट भी आया या नहीं? आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस मान लें और इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 और इसको वेक्टर R2 मान लें, करेक्ट? तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। तो अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम उस पार्टिकल को मोशन में कहेंगे। पोजीशन चेंज करेगा तो पोजीशन वेक्टर भी बदलेगा तो मोशन में कहेंगे। पोजीशन वेक्टर बदल गया तो देखो बच्चा लोग, यहां से ऐसे डालोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, पी का वाई कोऑर्डिनेट ये हुआ। मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, ठीक? सपोज यह x1 है और ये y1 है। जब पार्टिकल p से q पर आ गया, मान लो पार्टिकल p से q पर आया तो इस पर x पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक हो गया और इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। बोलो, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। माना इसका x कोऑर्डिनेट x1 से बढ़कर x2 हो गया चेंज होकर के, और इसका घट करके हो गया y2, y1 से छोटा हो गया। बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, चेंज हो गया। तो आप क्या देखे, यहां पर पोजीशन बदला, पोजीशन वेक्टर बदला। ऐसा अगर होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा और कोऑर्डिनेट्स भी x1 से बदलकर x2, y1 से बदलकर y2 हो गया। अब यहां पर इन दोनों में से कोई अगर एक भी बदल जाए तब भी मोशन में है,
जैसे स्ट्रेट लाइन अगर ये रहता, पार्टिकल सीधे चलता है ऐसे, तो तुम बताओ उस समय इसका एक्स केवल चेंज होता, वाई तो नहीं बदलता, वाई तो वहीं का वहीं रहता है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बदले, तीनों कोऑर्डिनेट्स बदले, स्पेस में होगा तो थ्री कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल पार्टिकल, दो बदले, तीन बदले, एक बदले, लेकिन कोऑर्डिनेट को बदलना चाहिए। बदल जाएगा तो पार्टिकल मोशन में हो गया। कंटिन्यूअस चेंज करते जा रहा है तो पार्टिकल का पोजीशन बदला, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बदला, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स बदल गया, और ऐसा हो रहा है तो पार्टिकल मोशन में है। चलो डेफिनेशन क्लियर करो। इसका पहला नंबर, इफ अ पार्टिकल changes its position with respect to time, comma, the particle is said to be in the motion. करेक्ट। दूसरा नंबर क्या होगा, इफ अ पार्टिकल changes its position vector with respect to time, the particle is said to be in the motion। क्लियर है, ये भी मोशन में कहलाएगा। इसका थर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नोट कर रहे हो सब, नोट कर लीजिए। तीसरा डेफिनेशन में ये बात वर्दी नोटेड होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक भी चेंज होगा तब भी मोशन में होगा, ठीक है ना। और मोशन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला कोऑर्डिनेट्स को अटेंड कर ले। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो हर जगह बदलेगा, लेकिन मान लो t0 पर है और चक्कर लगा के फिर यहीं पर आ गया, तो फिर तो कोऑर्डिनेट वही हो गया, लेकिन मोशन में है तो फिर चेंज करेगा। तो मोशन के दौरान पार्टिकल अपना कोऑर्डिनेट्स को रीगेन कर सकता है, फिर से उस कोऑर्डिनेट पर आ जाएगा, लेकिन पूरे मोशन के दौरान क्या किया, लगातार बदला ही। अगर हमेशा उसी कोऑर्डिनेट पर है तो फिर मोशन में हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर लगातार चेंज कर रहा है, चेंज करते करते मान लो पार्टिकल फिर यहीं पर आएगा, कैसे जा रहा है, और पार्टिकल मान लो यहां जैसे यहां पर है सपोज, और यहां से ये ऐसे घूमते घामते ऐसे करते करते पी पर फिर आ गया, तो जब पी पर आएगा तो फिर कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा पहले वाला। लेकिन अगर मोशन में है तो यहां रुकेगा नहीं ना, फिर क्या होगा, चेंज होते होते फिर ऐसे ऐसे बदलते जा रहा है। तो पार्टिकल अपने कोऑर्डिनेट्स को रिपीट कर सकता है, यानी जिस कोऑर्डिनेट पर था वो कोऑर्डिनेट को रिपीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग मोशन वो चेंज करता रहेगा, जहां पर था वहां से अगर मोशन में है तो बदलता रहेगा, ठीक है ना। वह अनेक बार अगर उसी पॉइंट पर 3-4 बार आ जाता है तो 3-4 बार कोऑर्डिनेट अपना कोऑर्डिनेट पे ही आ जाएगा। तो उस सभी इंस्टेंट पे कोऑर्डिनेट नहीं बदला, लेकिन वो जो नहीं बदला वो क्षणिक नहीं बदला, एक इंस्टेंट के लिए नहीं बदला, बाकी सब पर क्या हो गया, बदल गया। कोई डाउट? तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि इतना चीज बोलने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है, तो हम लोग का थर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ सब। तो डेफिनेशन नंबर 3 बोलो, इफ अ पार्टिकल
changes its coordinates with respect to time the particle is said to be in the motion। हम उस समय बेटा इस पार्टिकल को मोशन में बोलेंगे अगर अपने कोऑर्डिनेट्स को टाइम के साथ चेंज कर लेता है तब। अब आपका रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया और आप रेस्ट एंड मोशन को पहचान जरूर पाइएगा। जहां कोऑर्डिनेट्स बदला चलिएगा तो बदल जाएगा, यानी कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आओ कुछ फॉर्मूला तुमको अब यहाँ मेजर चीज देखना है। यह कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक्स में बताया गया था उसको अब फिर से एक बार देख जाइए मेरे साथ। कांस्टेंट नहीं कॉन्सेप्ट बताना था। एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है ना। एक नंबर, इफ अ पार्टिकल moves with constant speed v for time t, then the distance traveled, ये 9th का चीज हो गया, then the distance traveled by the particle, the distance traveled by the particle, ठीक, डिस्टेंस को एस से डिनोट कर दो, इज गिवन बाय, याद होगा आप लोगों को क्या, तो S इज इक्वल टू वी टी, यानी S इज इक्वल टू वी टी कब डालिएगा आप, जब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहे तो उसका फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ओके, अगर पार्टिकल का कैसा पाथ हो जाएगा बेटा, ऐसा पाथ हो जाएगा जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, टाइम 0 है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये बी पर पहुंच गया, यहां पर टाइम टी हो गया फाइनल टाइम, और इस दौरान ये टोटल डिस्टेंस मान लो 100 मीटर का है या एस है, तो यह एस का वैल्यू हो गया स्पीड v और इंटू टाइम t, s बराबर वी टी। ध्यान दो s इज इक्वल टू वी टी, यह क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड रहे तब जाकर ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से 3 फॉर्मूला आया हमको, एक s बराबर वी टी हो गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर v इज s बाई टी, एंड नेक्स्ट क्या फॉर्मूला हो जाएगा v, तो s और t इंटू में है तो डिवाइड कर देंगे s बाई टी, एक फॉर्मूला और आ गया आपका। एंड अगर मान लो t निकालना हो टाइम, कांस्टेंट स्पीड चलेगा कोई पार्टिकल, तभी जाकर के यह तीनों का तीनों फॉर्मूला आया। t इज एंड टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर भी इंटरचेंज कर दो, तो s बाई भी। तो आपके पास 3 फॉर्मूला आया कि अगर कोई पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो वह पार्टिकल का डिस्टेंस vt के इक्वल फॉर्मूला से निकल जाएगा, अगर v निकालना है, स्पीड निकालना है तो s बाई टी से निकल जाएगा, टाइम निकालना हो तो s बाई v से निकल जाएगा। कोई डाउट है? अगर मान लो इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम डालें, बहुत छोटा सा टर्म है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं डालता हूं इस पर।
क्वेश्चन नोट कर लो सब। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट को यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता है। कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द टाइम 4 सेकेंड, कॉमा दिन का काम करता है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle in 4 सेकेंड। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लिखोगे तुम लोग? सिंस v इज कांस्टेंट, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है और वह है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम t कितना है, तो 4 सेकेंड। तो वेरी गुड, तो देयर फोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, s इज vt, v कितना 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 4 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, 40 मीटर आपका आंसर बच गया। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। यानी 2 दे देगा, तीसरा मिस कर देगा तो आप निकाल लीजिएगा। अगर कहता है 10 मीटर का डिस्टेंस चलता है 2 मीटर पर सेकेंड से कितना टाइम लगा, आराम से निकाल दोगे, t बराबर s/v कर दोगे। ठीक है। अगर कहता है कांस्टेंट स्पीड से चलता है 100 मीटर तक 5 सेकेंड में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, तीनों निकल जाएगा। तो तीनों पर एक एक एग्जाम्पल पहले निकाल लेते हैं हम लोग। बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूं और पहुंचेंगे हम लोग टॉप तक, कांस्टेंट स्पीड वाला पर पहले पहुंचो। नेक्स्ट चलो एक एग्जांपल और लिखो, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नोट करिएगा। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड covers a distance of 200 meter in 4 seconds. Full stop. Find the speed of the particle। तो आप क्या करिएगा, पार्टिकल का स्पीड कितना है इसको निकाल दीजिएगा। क्या इसका सॉल्यूशन होगा बताइए तो, क्या लिखिएगा? सिंस v क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का अर्थ होता है कांस्टेंट, और देयरफॉर हमारा v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s/t। अगर v कांस्टेंट है तो v इज s/t। यहां पर s कितना कितना है आंसर, वेरी गुड, कितना आ गया 200 मीटर और बाई 4 सेकेंड, 5 टाइम्स कट जाएगा 50, यानी 50 मीटर अब 22 सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर 50 है, ये 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। निकल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, इजीली बन जाएगा। एक एग्जांपल और, एग्जाम्पल थर्ड, तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है और कांस्टेंट स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं लिखता हूं यहां पर अ पार्टिकल
मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, अब ये फिक्स हो गया कि 10 मीटर पर सेकेंड यानी उसी से चलता रहेगा। अ पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड कवर्स 200 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, अपने मोशन के दौरान वह कितना टाइम लिया, निकल गया, वेरी गुड। क्या होगा, क्या लिखोगे सब, सिंस v इज कांस्टेंट, वेरी गुड, देयरफॉर बताओ तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s बाई भी, s कितना 200 मीटर, और बताओ v कितना 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, 1 0 कैंसिल, या 20 और सेकेंड ऊपर चला गया तो 20 सेकेंड आंसर हो गया। तो कितना टाइम ले लिया, 20 सेकेंड। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो हम वहां पर इतना फॉर्मूला यूज करते हैं, किस काम के लिए, तो उस पार्टिकल का मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। गुड, अब ये हो गया स्पीड वाली बात। तो इसमें पाथ कैसा होगा बेटा, ऐसे ऐसे जो पाथ एक बात मैं दिखा दिया हूं, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन जब वेलोसिटी बोलेगा तो वहां स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पढ़ाई स्टार्ट होगा वह मोशन इन वन डायमेंशन के लिए ही होगा, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। हम लोग को दो पढ़ना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन अ प्लेन, यानी मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अभी हम लोग कौन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आ जाओ, हमारा अगला टॉपिक जो बनता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और यह मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो होगा आपका बेटा, वो नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा। थोड़ा आप लोग जमिए, यहां पर मैं आपका एक छोटा छोटा कचरा भी साफ कर दूंगा। इतना कचरा लगा होगा ना, सारा कचरा को साफ कर दिया जाएगा और फिर उसमें बेहतरीन बेहतरीन सामान फिल किया जाएगा। बात समझ गए, ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के पहले हम लोग क्या क्या समझेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो आप पहले पढ़ाया जा चुका है, वेक्टर में बिल्कुल क्लियर पढ़ाया हूं मैं, तो वो आप जानते हैं, एक छोटा सा रिवीजन किया जाएगा। और फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी बताया जाएगा। एक्सेलरेशन को मैं बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, तो इसलिए एक्सेलरेशन को यहाँ फिर से रिपीट किया जाएगा। आपका कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहीं से खूब जम के इसमें यूज होता है, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आज का क्लास यहाँ पर आपका ओवर होता है। थैंक यू।